मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में अपन पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अपन एल्केन यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपको रिएजेंट लेना पड़ेगा H2 + PD। प्लेडियम की जगह आप निकिल भी ले सकते हैं और प्लेटिनम भी ले सकते हैं पैलेडियम की जगह। तो इसमें क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उससे सिंगल बॉन्ड मिल जाएगा, यानी H2 वहां पे लग जाएगा, यानी क्या होगा डबल बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन वहां पे लग जाएगा, यानी हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा रिएक्शन का। जैसे यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड को तोड़ा और सिंगल बॉन्ड लगा दिया, यानी बॉन्ड तोड़ा HH यहाँ पे लगा दिया। वैसे इसमें देख लो एग्जांपल में, नेक्स्ट एग्जांपल में हाइड्रोजन, ये देखो डबल बॉन्ड तोड़ा हाइड्रोजन लगाया। ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 मोल H2 ले लो, ओके, और एक बॉन्ड तोड़ा, एक 2 हाइड्रोजन, फिर तोड़ा 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यानी सिंपल बात ये है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है, किससे H2 + PD डालते हैं, टूटेगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई। रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये रिएक्शन है ना, इसमें जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस यानी जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बल्कि ग्रुप यानी स्टेरिक हिंड्रेंस के। ओके, दूसरी बात एल्काइन और एल्कीन की बात कर लें तो एल्काइन की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी बजाय एल्कीन के, यानी एल्काइन रिएक्शन जल्दी देगी एल्कीन के बजाय। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में सेकंड रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड से। अपन क्या कर सकते हैं, एक एल्काइल हैलाइड लिया, RX एल्काइल हैलाइड है, इसमें जिंक और डाइल्यूट HCl डाल देते हैं। जिंक और डाइल्यूट HCl डाला तो यहां से H2 निकलेगा जो रिडक्शन का काम करेगा, और रिडक्शन का काम करेगा तो क्या कर देगा, जो एल्किल हैलाइड है ना उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब ये X को उठाएगा यहाँ से और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, HX आपका निकल जाएगा। क्लियर बात। तो जिंक और डाइल्यूट HCl या जिंक H+ अगर आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है, X को उठाना है और वहाँ पे हाइड्रोजन लगाना है। क्लियर बात। यहाँ पे XCl Br और आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन नहीं होगा, क्योंकि जो RF है तो फ्लोरीन की तो बॉन्ड, जो RF बॉन्ड होगा वो 2p2p वाला बॉन्ड होगा, और 2p2p वाला बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होगी, तो उसे तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए होगी, तो इतनी ऊर्जा यहाँ पे होगी नहीं एनर्जी, तो ये रिएक्शन RF यहाँ पे हो नहीं सकता। क्लियर बात। अब सिंपल एग्जांपल्स देख लो, यहाँ पे Br लगा हुआ है, जिंक डाइल्यूट HCl डाला, Br हटेगा और हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे Cl है, Cl हटेगा हाइड्रोजन लगेगा। क्लियर बात। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में नेक्स्ट रिएक्शन है वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड लेंगे, उसकी रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर से करवाते हैं तो आपको हायर एल्केन मिल जाता है। कैसे, जैसे RX लिया 2 मोल, सोडियम ड्राई ईथर से अपने रिएक्शन करवाई तो RR एक एल्केन मिल गया, यानी यहाँ पे देखो कार्बन के नंबर बढ़ गए, दुगने हो गए। उससे मैकेनिज्म देख लो एक बार, सिंपल समझ में आ जाएगी। RX लिया, यहाँ से RX बॉन्ड तोड़ेंगे अपन तो यहाँ से R है ना उसका फ्री रेडिकली टूट जाएगा, ये तो एक R रेडिकल हो गया। अब ये जो R रेडिकल और X रेडिकल है ये टूट गया, R रेडिकल खुद के साथ कंबाइन होकर, 2 R रेडिकल है तो कंबाइन होकर RR एल्केन बना देगा, और ये X रेडिकल है ना, ये क्या होगा, अपन ने यहाँ पे सोडियम लिया था ना Na, वो आपको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो X रेडिकल तो X- बनाएगा और यहाँ से Na+ और X- मिलकर NX बन जाएगा। यानी सिंपल चीज आपको ये याद रखना है कि वुर्ज रिएक्शन में RX से आपको एल्केन मिल जाता है। क्लियर, यानी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन 1 डिग्री की ज्यादा होगी, 2 डिग्री की उससे कम, 3 डिग्री की सबसे कम, ठीक है। या अगर आपके पास हेलोजेंस के रूप में देखो तो आयोडीन वाले की सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन की और फिर क्लोरीन की, यानी RI RBr RCl, ठीक है। ये जो आपको मिला है ना, यहाँ से सिमेट्रिकल एल्केन मिलता है, देखो RR। क्लियर बात। मेथेन बना नहीं सकते, मेथेन क्योंकि यहाँ पे CH3 लोगे तो भाई आपको CH3 वाला तो मिलेगा, मिनिमम एथेन बन सकता है, यहाँ पे मेथेन नहीं बन सकता, ठीक है। अगर आपने 2 अलग अलग हैलाइड ले लिए R1X और R2X तो आपके पास R1 और R2 दोनों के रेडिकल बनेंगे, तो R1 R2 भी कंबाइन हो सकता है, R1 भी कंबाइन हो सकता है, या R2 भी कंबाइन हो सकता है, तो ये 3 प्रकार के एल्केन मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे आपने एक बात बताऊं कि विसिनल डाई हैलाइड ले लिया ना, विसिनल डाई हैलाइड लोगे तो आपके पास एल्कीन बन जाएगी, यहाँ से दोनों X निकल जाएंगे और यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी, यानी एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो जाएगी इंट्रामोलिकुलर, और आपके पास एल्कीन बन जाएगा। क्लियर बात। वुर्ज रिएक्शन में देखो, अगर आपको विसिनल डाई हैलाइड दिए हुए हो ना तो क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी, यानी एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो जाएगी। देखो कैसे होगा, यहाँ से ये X फ्री रेडिकली टूटेगा, ये X फ्री रेडिकली टूटेगा, तो क्या होगा आपके पास, देख लो यहाँ से CH2 है, ये CH2 यहाँ पे एक आपके पास फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ इन दोनों में आपस में रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे ही अगर इसके 2 मॉलिक्यूल लेके रिएक्शन करवाते हो तो भाई वो इंटरमोलिकुलर हो जाएगी, और इंटरमोलिकुलर रिएक्शन से जल्दी कौन सी होती है, इंट्रामोलिकुलर जल्दी होती है, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी और ये दोनों एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। क्लियर बात। अगर आपके पास 3 डिग्री हैलाइड हो वुर्ज रिएक्शन में, इसमें तो वहां पे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, ठीक है, इस कारण ये ऐसा होता है। अब देखो 3 डिग्री 2RX ले लो, ये 2 एल्किल हैलाइड ले लिया 3 डिग्री वाले, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, वैसे तो आपके हिसाब से तो क्या होना चाहिए भाई, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड यहाँ से मतलब हायर एल्केन बन जाएगा RR, पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एक तो एल्केन बनेगा, दूसरी एल्कीन बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ से तोड़ लिया फ्री रेडिकली, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे होगा, पर क्या होगा CH3
एक मॉलिक्यूल है ना, यहाँ से हाइड्रोजन फ्री रेडिकली टूट जाएगा, ये तो डबल बॉन्ड बना लेगा, ये जो हाइड्रोजन है ना ये निकल जाएगा और एक यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। क्लियर बात? तो ये देखो एल्केन बन गया और एक एल्कीन बन जाएगा। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सोल्ट को आप सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। सोडा लाइम होता है NaOH और CaO का मिक्सचर, ये 3:1 में होता है। क्लियर? तो एक कार्बन कम, जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया ना उससे एक कार्बन कम का आपको एल्केन मिलता है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन रिएक्शन है। इसमें देखो RC डबल बॉन्ड O माइनस Na है। इसकी रिएक्शन NaOH और CaO से करवाओगे आप, थोड़ी सी हीट दोगे तो आपको एल्केन मिल जाएगा RH, और C डबल बॉन्ड O माइनस है, ये आपका CO2 के रूप में निकल रहा है। रिएक्शन की मैकेनिज्म में क्या होगा, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस है, ठीक है, तो O माइनस माइनस चार्ज माइनस यहाँ पे देगा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा कि ये RC बॉन्ड है ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स R लेके निकल जाएगा। R इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो क्या होगा, यहाँ से तो CO2 निकल गई और R माइनस के रूप में निकल गया। अब R माइनस पे वाटर डाला, H प्लस R माइनस लेके RH एल्केन बना देगा। अब इस रिएक्शन में कार्बेनाइन ये बनाना, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी जीओसी में बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन या कार्बेनाइन की जो स्टेबिलिटी है सीधे प्रोपोर्शनल होगी किसके, -M माइनस H और माइनस I के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +M प्लस H और प्लस I की। रिएक्शन डायरेक्ट कैसे करनी है, आपको CO2 निकालना है और वहां पे हाइड्रोजन जोड़ देना है। जैसे रिएक्शन ये है, इसमें यहाँ पे CO2 निकाल दो और हाइड्रोजन जोड़ दो। सेकंड रिएक्शन देख लो, एग्जांपल CH2 COO है ना, COO यहाँ से COO को निकाला है, CO2 निकाल दिया यहाँ से ये, और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो सोडा लाइम ये जो डिकार्बोक्सिलेशन है इसमें आपको ऐसा काम करना है। क्लियर बात? रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन है एक, इसे भी देख लो। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन है। इसमें क्या होता है, अपन सोडियम और पोटेशियम सोल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनका एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तो अपने को इवन नंबर के कार्बन की एल्केन मिलता है, और वो भी एनोड पे मिलता है। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो एनोड और कैथोड पे रिएक्शन होगी। अब एनोड पे कौन सी और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी वो बताता हूँ। देखो RC डबल बॉन्ड O R के, देखो ये है आपके पास, यानी सोडियम और पोटेशियम सोल्ट है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो क्या होगा, यहाँ से R दो फ्री रेडिकल टूटेगा, ये R ये बॉन्ड, और यहाँ से फ्री रेडिकल R टूटेगा, तो R फ्री रेडिकल है आपके पास, तो ये क्या होगा, 2 R फ्री रेडिकल मिल जाएंगे तो एल्केन बन जाएगा। क्लियर सी बात होगी। ठीक है, तो मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले RC डबल बॉन्ड O माइनस और K प्लस सेपरेट हुआ, तो RC डबल बॉन्ड O माइनस हुआ। RC डबल बॉन्ड O माइनस एनोड पे गया, तो यहाँ पे ये बॉन्ड फ्री रेडिकली टूटेगा, ये बॉन्ड फ्री रेडिकली टूटा, 2 आपके पास R रेडिकल बने, और यहाँ से C डबल बॉन्ड O ये CO2 बन जाएगा। ठीक है, तो एनोड पे क्या क्या बन गया, ये फ्री रेडिकल और CO2, फ्री रेडिकल कंबाइन होकर एल्केन बना लेगा और CO2। टोटल प्रोडक्ट्स एनोड पे क्या क्या बन गए, एक तो एल्केन बन गया और आपके पास CO2 आ गया। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा, 2H प्लस है, ये जो H2O से अपन ने तोड़े, और यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो 2H प्लस के साथ मिलकर H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कैथोड पे H2 गैस, एनोड पे आपको एल्केन और CO2 मिला। लास्ट में जो आपका इलेक्ट्रोलाइज होने के बाद में जो सोल्यूशन है वो बेसिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो K प्लस और OH माइनस, KOH रह जाएगा ना, तो KOH क्या है, बेस है। अब इसको रिएक्शन को सीधा करने का तरीका क्या है, C डबल बॉन्ड O के यहाँ से इसे हटाओ और CH3 फ्री रेडिकल बनाओ, उसको उसके साथ जोड़ दो। ठीक है, तो ये जोड़ दोगे, ये CH3 बन गया। देखो C डबल बॉन्ड O के है ना, यहाँ से तोड़ो, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया। ये फ्री रेडिकल देखो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी, आपस में कंबाइन हो जाएगा, तो ये आपस में कंबाइन हो गया, तो ये बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। क्लियर बात? कोरे हाउस सिंथेसिस की, कोरे हाउस सिंथेसिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन है। इससे क्या होगा कि अपन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के एल्केन्स बना सकते हैं। क्लियर बात? रिएजेंट क्या होगा, रिएजेंट गिलमान रिएजेंट होता है, यानी R2CuLi, R2CuLi को ही आप गिलमान रिएजेंट बोलते हैं। R2CuLi RuCu RCu और R माइनस Li प्लस होता है। यहाँ पे रिएक्शन क्या करेगा, जो R माइनस है ना, ये जनरली ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे करेगा वो बताता हूँ। देखो RX आपने ले लिया कोई एल्किल हैलाइड, ठीक है, उसकी रिएक्शन गिलमान रिएजेंट से करवाई। गिलमान रिएजेंट ये होता है RCu R माइनस Li प्लस, यानी R2CuLi को खोल के लिखा हुआ है, यहाँ से R माइनस R डेस के साथ में जुड़ जाएगा और R डेस R का एक एल्केन मिल जाएगा आपको। यानी सिंपल सी बात है, इस रिएक्शन में आपको क्या करवाना है, जैसे गिलमान रिएजेंट में आपको एल्किल ग्रुप दे रखा होता है ना, उसको आपको Cl हटा के वहां पे जोड़ना है, यानी X हटा के जोड़ना है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे CH3 CH2 है ना, तो Cl को उठाओ और यहाँ पे CH2 CH3 जोड़ दो। फिर यहाँ पे CH3 है तो क्या करो, Br को उठाओ, CH3 जोड़ दो। क्लियर बात, समझ में आई? हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, एल्केन को आप हेलोजन और लाइट दोगे तो फ्री रेडिकली सब्स्टिट्यूशन होगा, इस एल्केन के हाइड्रोजन की जगह हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से RH से क्या बन गया, RX बन गया और HX साइड में निकल जाएगा, साइड प्रोडक्ट। ये रिएक्शन फ्री रेडिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यानी फ्री रेडिकल बनेगा। मैकेनिज्म में देखो, सबसे पहले चेन इनिशिएशन होगा, फिर प्रोपोगेशन और फिर टर्मिनेशन। इनिशिएशन में फ्री रेडिकल बनेगा, हेलोजन लिया, हेलोजन पे लाइट डाली तो वो फ्री रेडिकल में टूट गया, जैसे Cl पे Cl रेडिकल बन गया। ठीक है, अब चेन का प्रोपोगेशन होगा, कैसे होगा, जो एल्केन लिया है वो लिया और जो फ्री रेडिकल टूटा है उसको लिया, तब एल्केन का जो CH3 और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड फ्री रेडिकली टूटेगा। ये बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन पे फ्री रेडिकल, CH3 पे फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल Cl के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, HCl और CH3 फ्री रेडिकल बन गया। ये स्टेप स्लो स्टेप होगी और यही RDS होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, CH3 है ना, वो किसी हेलोजन के साथ में फ्री रेडिकल टूटेगा, हेलोजन को तोड़ देगा और CH3Cl बन जाएगा और Cl फ्री रेडिकल बन सकता है। तो
यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल भी बन सकता है और Cl फ्री रेडिकल भी बन सकता है चेन प्रोपोगेशन में। ओके, अब चेन टर्मिनेशन में क्या हो गया, 2 CH3 मिल जाए फ्री रेडिकल या 2 Cl 2 हेलोजन फ्री रेडिकल मिल जाए तो क्या हो जाएगा, Cl2 या CH3 एल्केन बन जाएगा। ठीक है, या क्या हो सकता है, मेन CH3 और Cl मिल जाए तो CH3Cl बन जाएगा। ठीक है, तो CH3Cl प्रोपोगेशन में भी बना मेन और चेन टर्मिनेशन में भी बन सकता है। अगर रिएक्शन को रोकना है आपको तो रेडिकल इनिबिटर काम में लेना पड़ेगा, वो होते हैं पेरोक्साइड हो गया कोई भी, या सल्फर हो गया। हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन की, देखो क्लोरीनेशन रिएक्शन होगी मोर रिएक्टिव होगी और लेस सिलेक्टिव। मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव कैसे, वो अभी आपको पता चल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले मेरी बात सुनो, आपको क्या करना पड़ेगा, आरपी आरएस और आरटी रेट देखनी पड़ेगी, प्राइमरी की, सेकेंडरी की और टर्सरी की। 1:3.8:5 होती है। ठीक है, यानी लेस सिलेक्टिव हो गया। अब रिएक्टिव की अपन देख लेंगे, वो भी बात बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपको कोई मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको एनपी आरपी एनएसआरएस और एनटीआरटी निकालना पड़ेगा। पूरा फॉर्मूला बता सकता हूँ पर प्रोपोर्शनल रेशियो से यहाँ से काम चल जाएगा आपका। एनपी क्या है, नंबर ऑफ प्राइमरी है हाइड्रोजन, और आरपी क्या है, रेट 1। ठीक है, एनएस है नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, और आरएस है 3.8। ठीक है, वैसे ही एनटी और आरटी है। ठीक है, अब देखो जैसे ये है प्रोपेन है, इस पे Cl2HNO डाला, अब कौन सा मेजर बनेगा, क्या Cl यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा एनपी आरपी एनएसआरएस और एनटीआरटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्राइमरी हाइड्रोजन देखो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो 6 प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए और 2 यहाँ पे सेकेंडरी हाइड्रोजन है 2 यहाँ पे, तो एनपी आरपी कर लो। एनपी आरपी क्या है, ये 1, तो 6 हो गया। और एनएस कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, आरएस कितना होता है 3.8 होता है सबके लिए, तो एनएसआरएस 2 × 3.8 7.6। अब देखो जिसकी वैल्यू ज्यादा है ना वो वाला मेजर हो जाएगा, तो एनएस 2 से आपने एनएसआरएस किया, ये 7.6 आया, और एनपीआरपी तो 6 ही था। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे मेजर कौन सा होगा, एनएसआरएस वाला, तो 7.6 वैल्यू ज्यादा आ गई, तो मेजर सेकेंडरी कार्बन वाला होगा। प्राइमरी कार्बन पे Cl लगाओगे वो माइनर होगा, सेकेंडरी पे लगाओगे वो मेजर होगा। क्लियर बात, ऐसे वैसे देख लो यहाँ पे एनपी कितने हैं, प्राइमरी 3 ये 3 ये 3 ये 9 है, एनएस कितने हैं 0 है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन नहीं है, टर्शियरी कार्बन पे 1 है। ठीक है, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो एनपीआरपी 9 हो गए और एनटीआरटी 5 हो गए। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी वाला 9 ज्यादा है, तो मेजर यानी यहाँ पे लगा सकते हो आप, यहाँ पे लगा सकते हो या यहाँ पे, प्राइमरी कार्बन पे Cl लगाओगे वो मेजर होगा। क्लियर बात। हेलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। ब्रोमिनेशन मोर सिलेक्टिव और लेस रिएक्टिव होती है। मोर सिलेक्टिव देखो इसकी जो रेट है ना वो देख लो, प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी कार्बन के रेशियो 182 और 1600 होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। तो आपको मेजर प्रोडक्ट तो यार आरटी टर्सरी तो 1600 है ना, सेकेंडरी 82 है, तो मेजर प्रोडक्ट तो 3rd डिग्री बन जाएगा, फिर 2nd डिग्री और फिर प्राइमरी। ठीक है, तो आपको मेजर बनाना, जैसे ये ले लिया आपने प्रोपेन ले लिया, प्रोपेन Br2HNO डाला, यहाँ पे Br कहाँ पे लगाए, हेलोजिनेशन करना है ना, Br लगाना है, यहाँ पे लगाए या यहाँ पे लगाए या यहाँ पे लगाए। ठीक है, तो इसके लिए आप देखो अगर टर्सरी है तो वहाँ पे लगाओ, सेकेंडरी है तो वहाँ पे लगाओ, प्राइमरी है तो वहाँ पे लगाओ। यानी देखो ऑर्डर देख लो, यहाँ पे सेकेंडरी है, टर्सरी नहीं है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी पे लग जाएगा। यहाँ पे देख लो, इसमें देखो यहाँ पे प्राइमरी है और ये है टर्सरी, तो टर्सरी पे आप Br लगाओगे। ठीक है, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट टर्सरी वाला होगा, फिर टर्सरी नहीं है तो सेकेंडरी वाला, सेकेंडरी नहीं है तो प्राइमरी फिर लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये टर्सरी है ना, तो टर्सरी यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, एक ही बात है, तो Br यहाँ पे लगा दिया हमने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ना तो प्राइमरी है, देखो ना तो टर्सरी है, यहाँ पे कार्बन टर्सरी है क्या, नहीं है ना, ये तो 4 डिग्री कार्बन है क्वाटरनरी, तो टर्सरी कार्बन नहीं है। यहाँ पे कोई हाइड्रो, अगर यहाँ पे लगाओगे आप Br तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी 5, तो लग ही नहीं सकता ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो, एक ही बात है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं, प्राइमरी पे लगाओगे। जब आपको टर्सरी नहीं मिल रहा है तो आप फिर प्राइमरी पे जाओगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहाँ पे लगा सकते हो, ये सेकेंडरी ये सेकेंडरी ये सेकेंडरी ये टर्सरी, तो टर्सरी है तो टर्सरी पे लगाओगे। यानी ये मेजर प्रोडक्ट का ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री लगा सकते हो आप। क्लियर। हेलोजिनेशन में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आयोडीनेशन। आयोडीनेशन रिएक्शन में देखो जनरली ये रिएक्शन नहीं होगी अगर आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डालते हो, तो क्यों, क्योंकि अगर आपने एल्केन की रिएक्शन आयोडीन से करवाई तो यहाँ पे एल्किल आयोडाइड और HI बनेगा, और जो HI है ना ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो वापिस ये I2 में कन्वर्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर बात। अगर आप यहाँ पे HiO3 या HNO3 कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हो तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना HI के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, यहाँ पे, और इस HI को I2 में कन्वर्ट कर लेगा डायरेक्टली। इस HI को इसके साथ रिएक्ट करने ही नहीं देगा, क्या करेगा, HI HNO3 के साथ रिएक्ट किया तो I2 + NO2 + H2O बना देगा। अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 डाला तो HI HiO3 के साथ रिएक्शन करके I2 + H2O बना लेगा। ठीक है, फ्लोरीनेशन की, जो देखो हेलोजिनेशन में फ्लोरीनेशन रिएक्शन बहुत रेट इसकी ज्यादा होती है, यानी ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है और अनकंट्रोल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो अपन जनरली फ्लोरीनेशन नहीं करवाते। आयोडीनेशन इसलिए नहीं करवाते क्योंकि जो HI बनता है ना वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आयोडीनेशन कब करवाएंगे, जब उसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HiO3 या HNO3 डाले तब वो रिएक्शन हो सकती है, वरना नहीं होगी। क्लियर, क्योंकि HI एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वापस बदल देगा। ठीक है, रिड्यूस कर देगा। फ्लोरीनेशन हाईली एक्सोथर्मिक और अनकंट्रोल रिएक्शन होती है, ये चीज पता है। एक पॉइंट बता देता हूं आपको, फॉर बेटर इल्ड ऑफ मोनो हेलो प्रोडक्ट, मोनो हेलो प्रोडक्ट की बेटर इल्ड के लिए आपको एल्केन एक्सेस में लेना पड़ेगा। अगर आपने एल्केन एक्सेस में लिया तो मोनो हेलो प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपने हेलोजन एक्सेस में ले लिया तो भाई मोनो हेलो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वहां पे तो हेलोजन पूरी लग जाएगी। यहाँ पे अगर हेलोजन Cl2 एक्सेस में ले ले तो यहाँ पे CCl4 बन जाएगा, तो ये मोनो हेलो नहीं है ना प्रोडक्ट। क्लियर बात। एल्केन की प्रॉपर्टीज में आइसोमराइजेशन रिएक्शन देखते हैं। भाई इस रिएक्शन में आपको रिएजेंट पता होना चाहिए, एनहाइड्रस AlCl3 HCl के साथ में
और आपको थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी। तब क्या होगा कि कोई भी नॉर्मल एल्केन है ना, ठीक है, एन एल्केन है, वो आइसोमराइज होके ब्रांच्ड एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया ब्यूटीन, ब्यूटेन ले लिया, अब ब्यूटेन क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl डाल के थोड़ा सा अगर हीट दे दिया इसमें तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन नंबर उतना ही है पर एक उसका आइसोमराइज फॉर्म बन गया, ब्रांचड एल्केन बन गया। वैसे ही देखो पेंटेन को ले लो, वैसे ब्रांचड फॉर्म बन जाता है आइसोमराइजेशन में, ऐसे आइसोमराइजेशन रिएक्शन होगी। सिंपल एनसीईआरटी में दे रखी है, आपको ये रिएजेंट पता होना चाहिए। क्लियर। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एल्केन है, 6 कार्बन और 6 कार्बन से ज्यादा कार्बन की एल्केन है, वो एरोमेटाइज हो जाती है। अगर आप टेम्परेचर 773 केल्विन, प्रेशर आपको 10 to 20 ATM देना पड़ेगा, वेनेडियम, मोलिब्डेनम और क्रोमियम के कोई भी ऑक्साइड ले लो, साथ में आपको Al2O3 लेना पड़ेगा। ये सारे रिएजेंट्स वगैरह, टेम्परेचर, प्रेशर, ये याद रखना पड़ेगा भाई, तब ये रिएक्शन पता होगा। ठीक है, वेनेडियम, मोलिब्डेनम और क्रोमियम के ऑक्साइड यानी V2O5 Cr2O3, ठीक है, ये लेना पड़ेगा। अब देखो जैसे आपने ले लिया यहाँ पे हेक्सेन, एन हेक्सेन ले लिया ना, एन हेक्सेन ले लिया, V2O5 Cr2O3 ले सकते हो, Al2O3 तो लेना ही पड़ेगा, साथ में 773 केल्विन टेम्परेचर और 10 to 20 ATM लोगे तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक कार्बन बढ़ा देते हो तो बेंजीन के ऊपर एक कार्बन बढ़ जाएगा, क्लियर बात, टोलुइन बन जाएगा। ओके, तो एरोमेटाइजेशन में आपको ये रिएजेंट पता होनी चाहिए, तब रिएक्शन का मजा आएगा आपको। क्लियर। प्रोल ऑक्सीडेशन एनसीईआरटी में दे रखा है, ये 3 रिएक्शन याद कर लेना। अगर मेथेन को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हो कॉपर और 523 केल्विन पे और 100 ATM पे, तो जो CH4 है ना वो मेथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, मेथेन मेथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है भाई, मेथेन से देखो एल्केन से एल्कोहल बन गया। पर ध्यान रखना कॉपर 523 केल्विन और 100 ATM, ठीक है। अगर आपने मेथेन लिया, CH4 लिया, O2 डाला, MO2O3 डाला और आपने थोड़ा सा हीट किया, तब आपको मेथेनल एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है, HCHO। क्लियर बात। अगर आपने CH3 क्या लिया, एथेन लिया, ऑक्सीजन डाला, CH3 COO होल ट्वाइस Mn डाल दिया, तो आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है, CH3COOH। तो ध्यान रखो, देखो आपने एल्केन से एल्कोहल बना लिया, यहाँ पे एल्डिहाइड बना लिया, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन रट लो, एनसीईआरटी में दे रखी है। कंबंशन रिएक्शन ये भी एनसीईआरटी में दे रखी है, देख लो, CXHY प्लस आपको लेना है X+Y/4O2, तो आपको XCO2 प्लस Y/2 H2O मिलेगा। अब देखो मेरी बात सुनो, ये कंप्लीट कंबंशन रिएक्शन है, इसमें मैंने CXHY X+Y/4O2 ये क्यों लिया, मैंने डायरेक्ट C+O2 से क्यों नहीं बता दी ये रिएक्शन भाई, आपको देखो ये काम आएगी, यहाँ पे तो ऑर्गेनिक में तो काम आ रही है। दूसरी ये आपके मोल कॉन्सेप्ट में भी काम आएगी, मोल कॉन्सेप्ट में आप मोल निकालते हो ना स्टाइकियोमेट्री से, वहां पे भी ये भाई X+Y/4 सीधा आप मोल निकालने में काम आ जाएगा स्टाइकियोमेट्री निकाल के। क्लियर बात, तो ये रिएक्शन देख लेना। दूसरी इनकम्प्लीट कंबंशन करवाते हैं ना, तो जैसे एल्केन का करवाओ, CH4 का करवाओ, मेथेन का करवाओ, O2 डाला, कार्बन सॉलिड मिला प्लस वाटर मिल जाएगा, कुछ कोयला बचा हुआ रह जाता है ना, कार्बन सॉलिड, वही है ये। क्लियर बात, तो कंबंशन रिएक्शन ही पता होगी आपको। पायरोलाइसिस रिएक्शंस की बात करते हैं। देखो एनसीईआरटी में ये दे रखा है कि अगर आप कोई भी हायर एल्केन्स लेते हो, हायर एल्केन की आप हीटिंग करवाओगे ना, तो आपको कुछ लोअर में यानी जितने कार्बन लिए ना उससे कम कार्बन में आपको एल्केन भी मिलेगा और एल्कीन्स भी मिलेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो पायरोलाइसिस है ना वो विदाउट एयर में करवानी है, ये बात और ध्यान रखना, एनसीईआरटी में दे रखा है विदाउट एयर में रिएक्शन करवाओगे तो ये रिएक्शन जनरली पूछी नहीं जाएगी कि आपने C6H14 लिया, 773 केल्विन पे डाला आपने टेम्परेचर पे, और बना क्या क्या, देखो C6H12 एक तो एल्केन बन गया ये वाला, फिर C6H14 है ना, इससे C4H8 बन गया, एक मतलब लोअर एल्केन बन जाएगा, लोअर कम कार्बन का बन गया ना, C4 का बन गया, C3 का भी बन गया, C2 का भी बन सकता है, CH4 भी बन सकता है। तो ये बात है भाई, इससे क्या पायरोलाइसिस में सिंपल बात याद रखना कि हायर एल्केन से लोअर एल्केन या एल्कीन बन सकती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई ना। पायरोलाइसिस में क्या करना है, विदाउट एयर आपको हायर एल्केन की हीटिंग करवाओगे तो लोअर एल्केन्स या लोअर एल्किन्स मिलेंगे। अगर आपको KMnO4 दे रखा है और उससे ऑक्सीडेशन करवाना है, तो सिंपल चीज ये है कि अगर आपको 3 डिग्री हाइड्रोजन मिल जाए, अब 3 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा होगा, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ, टर्सरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है ना वो टर्सरी हाइड्रोजन होता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री हाइड्रोजन दिख जाए ना उसको आप OH में कन्वर्ट कर दोगे यानी एल्कोहल बना दोगे उसका। क्लियर बात। तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे टर्सरी हाइड्रोजन है, इसका क्या कर दोगे OH में कन्वर्ट कर दोगे तो ये एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे देख लो वही KMnO4 डाला, तो इस हाइड्रोजन को, टर्सरी हाइड्रोजन ये है, टर्सरी हाइड्रोजन को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। क्लियर बात। एक रिएक्शन और दे रखी है, देखो जिसे आपने एल्केन लिया, एल्केन की रिएक्शन वाटर में करवाया और 1273 केल्विन पे करवाया,
तो यानी स्टीम ही हो गया ये। वाटर को 1273 केल्विन पे, बहुत हाई टेम्परेचर हो गया ना, तो रिएक्शन विथ स्टीम CH4 की या एल्केन की, ये एनसीईआरटी में भी है। तो आपको मिलेगा ये, जैसे पहले अपन हाइड्रोजन में भी पढ़ाते थे इसको, तो आपको CO+3H2 मिलेगा। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का जो मिक्सचर होता है ना, वो वाटर गैस होता है, इसे सिन गैस बोलते हैं। हाइड्रोजन वाला जो चैप्टर है ना, वहाँ पे भी इसको पढ़ते थे। क्लियर बात? तो रिएक्शन विथ स्टीम क्लियर होगी एल्केन की। CH4 की रिएक्शन वाटर के साथ करवाए 1273 केल्विन निकल कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, CO+H2 बनेगा, जिसे सिन गैस भी बोलते हैं या वाटर गैस भी बोलते हैं।